Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our third chapter of class 12 history book, that is Kinship, Caste and Class Early Societies. So this video is part second of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. बट सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखा होगा. बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को और फर्स्ट टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो द नेम ऑफ द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस. सो इस टॉपिक में हम लोग हमारी अर्ली सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करने वाले किनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि फैमिलीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. साथ ही साथ इस टॉपिक में हम लोग हमारे अर्ली सोसाइटीज़ में जो डिफरेंट टाइप्स के या फिर जो डिफरेंट फॉर्म्स के मैरिजेस होते थे, सो उन सारे मैरिज के सिस्टम के बारे में भी जानेंगे. साथ ही साथ इस टॉपिक में हम लोग हमारी अर्ली सोसाइटीज़ में जो अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता था, जो अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस को किया जाता था, सो उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानने वाले हैं. सो टॉपिक का नाम सुन के आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये टॉपिक उतना भी ज़्यादा बोरिंग नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो सारे क्वेश्चन आप लोग के माइंड में कभी ना कभी ज़रूर अराइज हुआ होगा. जैसे कि आज के टाइम पीरियड में हमारी जो सोसाइटी है, सो हमारी सोसाइटी में हमें कुछ ऐसे कस्टम देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं जो कि हमें लगता है कि आखिर ये सारे जो कस्टम एंड जो ट्रेडिशन है इसका ऑरिजिनेशन किस तरीके से हुआ होगा, ये सारे जो कस्टम एंड ट्रेडिशन है ये किस तरीके से ऑरिजिनेट हुए होंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो सोसाइटी है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें मेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. सो कभी कभी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो सिस्टम है, ये जो कस्टम या फिर जो ट्रेडिशन है, इसका इमर्जेंस किस तरीके से हुआ होगा. सो ये सारे जो कुछ क्वेश्चन है, सो उन सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इस टॉपिक में मिलने वाला है. इनफैक्ट हमें इस पूरे ही चैप्टर में जब हम लोग अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में जानेंगे, देन हमें पता चलेगा कि आज के टाइम पीरियड में भी हमारी सोसाइटी में कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जो कस्टम या फिर जो ट्रेडिशन है उसका ऑरिजिनेशन किस तरीके से हुआ था. सो ये टॉपिक उतना भी बोरिंग नहीं है, एंड अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे देन ये टॉपिक भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. सो नाउ अब हम टॉपिक नंबर 2 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज. सो फर्स्ट सब टॉपिक में हम लोग हमारे अर्ली सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करने वाले फैमिलीज़ के बारे में जानेंगे, यानी कि परिवार के बारे में जानेंगे. सो जब भी हम लोग फैमिली लाइफ की बात करते हैं, सो हम लोग फैमिली लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी कि फैमिली लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. फैमिली लाइफ के थ्रू हमें कितना ही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा हमारी अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में, सो ये सोच के हम लोग फैमिली लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. बट ऐसा नहीं है, फैमिली लाइफ से भी हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, एंड उन सारे इन्फॉर्मेशन से हम अपने पहले के सोसाइटी के बारे में, पहले के समाज के बारे में जान सकते हैं. सो जैसे कि हमारा इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो क्या है कि हमें पुराने सोसाइटी के बारे में जानना है, अर्ली सोसाइटी को समझना है. सो अर्ली सोसाइटी यानी कि पुराना समाज. सो समाज बनता है लोगों से, एंड लोग जो होते हैं वो फैमिलीज़ में ही डिवाइडेड रहते हैं. सो अगर हमें अपने अर्ली सोसाइटी को समझना है, अगर हमें अपने समाज को समझना है, देन सबसे पहले हमें फैमिलीज़ को समझना पड़ेगा. हम लोग अगर फैमिलीज़ को समझ जाते हैं, दैट मीन्स कि उन सारे फैमिलीज़ में रहने वाले जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, हम उनके आइडियाज़ को समझते हैं. एंड अगर हम समाज में रहने वाले लोगों के बारे में जान जाते हैं, उनके बिहेवियर या फिर उनके आइडियाज़ के बारे में जान लेते हैं, देन ऑटोमेटिकली हम उस सोसाइटी के बारे में भी जान जाएंगे. सो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, सोसाइटी को समझने के लिए सबसे पहले वो लोग उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करने वाले फैमिलीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. सो जब भी हम लोग फैमिलीज़ की बात करते हैं, सो हर एक फैमिली, हर एक परिवार आइडेंटिकल नहीं होता है, यानी कि सेम नहीं होता है. अलग अलग परिवार में हमें कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे फैमिली होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें जो मेंबर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. दैट मीन्स कि हमें अपने सोसाइटी में कुछ ऐसे फैमिलीज़ देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली होते हैं. वेयरएज हमें अपने सोसाइटी में कुछ ऐसे भी फैमिलीज़
देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली जॉइंट फैमिली होते हैं, जिस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। सो अगर हम लोग फैमिलीज को कंपेयर करें, सो फैमिलीज में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। साथ ही साथ उन सारे फैमिलीज में जितने भी मेंबर्स हैं, सो उन मेंबर्स का एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, सो उसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। एज वेल एज वे सारे जो मेंबर्स है, वे लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके के एक्टिविटीज को शेयर कर रहे हैं, सो उसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो जब भी हम लोग फैमिलीज की बात करते हैं, सो फैमिलीज आइडेंटिकल नहीं होता है, यानी कि सेम नहीं होता है। अलग अलग फैमिलीज में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर रिलेशनशिप विथ वन अनदर, एज वेल एज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट दे शेयर विथ ईच अदर। बट अगर हम सेम फैमिली की बात करते हैं, एक ही परिवार की बात करते हैं, सो सेम फैमिली में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनमें कई सारी चीज़ें कॉमन होती है। वो लोग कई सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक ही फैमिली में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने फूड को शेयर करते हैं, साथ ही साथ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक साथ सारे ही रिचुअल्स को परफॉर्म भी करते हैं। सो हमने क्या जाना कि अगर हम लोग अलग अलग फैमिलीज की बात करें, सो अलग अलग फैमिलीज में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। बट अगर हम सेम फैमिली की बात करें, सो सेम फैमिली में हमें डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है, यानी कि सेम फैमिली में रहने वाले जो मेंबर्स होते हैं, वो कुछ कॉमन चीज़ों को शेयर करते हैं। सो आखिर फैमिलीज होता क्या है? सो फैमिलीज बेसिकली एक लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल का पार्ट होता है, जिसको हम लोग रिलेटिव्स कहते हैं। एंड रिलेटिव्स के लिए अगर हम लोग एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करें, जो कि हमें संस्कृत टेक्स्ट में देखने को मिलता है, सो वो है किनफॉक। सो फैमिलीज जो होता है, वो एक किनफॉक का ही पार्ट होता है, यानी कि लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल का ही पार्ट होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे फैमिलीज को मिला के ही एक किनफॉक बनता है। सो जब भी हम लोग फैमिलियल टाइज की बात करते हैं, यानी कि फैमिली में रहने वाले लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, सो वो बेसिकली नेचुरल होता है एंड ब्लड के ऊपर ही बेस्ड होता है। ऑफ कोर्स फैमिली में जो भी रिलेशनशिप है वो नेचुरली होता है। हम लोग खुद तो चूज नहीं करते हैं कि हमें कौन से फैमिली में पैदा होना है, हमें किसके साथ कैसा रिलेशनशिप चाहिए, वो नेचर के द्वारा ही दिया जाता है, गॉड के द्वारा ही दिया जाता है। साथ ही साथ फैमिली के हर एक जो मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। बट फिर भी हमें इसमें भी कई सारे वैरायटीज देखने को मिलते हैं, इसमें भी हमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सोसाइटीज होते हैं, जिन सारी सोसाइटी में जो कजन ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, उनको ब्लड रिलेशन में माना जाता है। बट कुछ ऐसे भी सोसाइटी होते हैं, जिन सारी सोसाइटी में कजन ब्रदर एंड सिस्टर को ब्लड रिलेशन में नहीं माना जाता है। सो डिफरेंसेस हमें हर जगह पे देखने को मिलता है। सो अभी तो हमने सिर्फ फैमिलीज की बात की कि फैमिलीज क्या होता है, क्या नहीं होता है। बट हमारा जो मेन मोटिव है, हम लोग जिस लिए फैमिली को समझ रहे हैं, उसका जो मेन मोटिव है वो है हमारे अर्ली सोसाइटी को समझना। नाउ अब हमें अर्ली सोसाइटीज के बारे में ही बता रखा है। अर्ली सोसाइटीज की अगर हम बात करें, हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियंस अर्ली सोसाइटीज में एग्जिस्ट करने वाले जो इलीट फैमिलीज होते थे, इलीट फैमिलीज यानी कि जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, जो ऊंचे वर्ग के परिवार होते हैं, जो हायर क्लास के फैमिलीज होते हैं, उसी को इलीट फैमिलीज कहा गया है। हिस्टोरियंस हमारे अर्ली सोसाइटीज में एग्जिस्ट करने वाले इलीट फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जितने भी ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, जो भी रॉयल फैमिलीज होते हैं, वो लोग खुद इंस्क्रिप्शन में या फिर टैक्स में अपने बारे में खुद लिखवाते थे। उन सारे टैक्स एंड इंस्क्रिप्शन के थ्रू हिस्टोरियंस को इन सारी इलीट फैमिलीज के बारे में तो पता चल जाता है। बट हिस्टोरियंस के लिए मुश्किल क्या होता है? हिस्टोरियंस के लिए ये जानना मुश्किल होता है कि आखिर जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो कॉमन पीपल थे, उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप होता था। ऑर्डिनरी जो फैमिली होता था, उन सारी फैमिलीज में रहने वाले जो मेंबर्स होते थे, उनका एक दूसरे के प्रति किस तरीके का भाव होता था, किस तरीके का बिहेवियर होता था, कैसा रिलेशनशिप होता था। ऑर्डिनरी फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड अगर हम सोसाइटी को समझना चाहते हैं, देन कहीं ना कहीं हमें ऑर्डिनरी फैमिली को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो बेसिकली कॉमन पीपल ही रहते हैं। इलाइट फैमिलीज हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम पूरे ही समाज को समझना चाहते हैं, अर्ली सोसाइटी को समझना चाहते हैं, देन हमें कॉमन पीपल के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियंस ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि एक व्यक्ति का अपने फैमिली के प्रति, अपने किनशिप के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति किस तरीके का एटीट्यूड हुआ करता था, यानी कि किस तरीके का बिहेवियर हुआ करता था, किस तरीके का रिलेशनशिप हुआ करता था। एंड इस चीज़ को जान के वो पुराने टाइम पीरियड के सोसाइटी को जानने की कोशिश करते हैं।
सो ये जानना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति का कैसा थिंकिंग होता था, एक जो व्यक्ति है वो किस तरीके का सोच रखता था, और फिर हमें लोगों के सोच के थ्रू उस टाइम पीरियड के सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 2.1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने फैमिलीज़ के बारे में जाना एंड हिस्टोरियंस फैमिलीज़ के बारे में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फैमिली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पुरानी सोसाइटी को समझने के लिए। सो ये सब कुछ हमने इस टॉपिक में जाना। सो आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 2.1 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टॉपिक नंबर 2.2 द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। सो इस टॉपिक में हम लोग पैट्रिलिनी के आइडियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये दोनों जो टर्म है पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी, सो सबसे पहले हम लोग इन दोनों टर्म के मीनिंग को समझते हैं। सो पहला टर्म है पैट्रिलिनी। सो पैट्रिलिनी एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें एक जो व्यक्ति होता है वो अपने डिसेंट को, यानी कि वो अपने फैमिली के ऑरिजिन को या फिर अपना जो वंश है उसको अपने फादर की लाइन से ट्रेस करता है, यानी कि किसी भी मेल मेंबर से ट्रेस करता है। सो इट मीन्स ट्रैकिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंड सन एंड सो ऑन, यानी कि जब भी एक व्यक्ति होता है वो अपने डिसेंट को, वो अपने फैमिली के ऑरिजिन को फादर से ट्रेस करता है, फिर फादर से वो जो डिसेंट है वो सन में ट्रांसफर होता है, एंड फिर सन से वो ग्रैंडसन में ट्रांसफर होता है, एंड फिर सो ऑन चलते जाता है। सो आज के टाइम पीरियड में भी ये जो पैट्रिलिनी का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होता है। सो जब भी कोई व्यक्ति आपसे आपके फैमिली के बारे में पूछता है देन आप उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने फादर के बारे में ही बताते हो। सो इसी चीज को पैट्रिलिनी कहा जाता है। जब भी आप अपने फैमिली के ओरिजिन को, अपने डिसेंट को अपने फादर के लाइन के साथ ट्रेस करते हो देन इसी को पैट्रिलिनी का सिस्टम कहा जाता है। एंड इसका जस्ट अपोजिट है मैट्रिलिनी, यानी कि जब भी एक व्यक्ति अपने डिसेंट को अपने मदर के लाइन के थ्रू ट्रेस करने की कोशिश करता है, यानी कि एक फीमेल के थ्रू ट्रेस करने की कोशिश करता है, देन इसी को मैट्रिलिनी का प्रैक्टिस या फिर सिस्टम कहा जाता है। सो आई होप कि आपको पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इस टॉपिक में हमें पैट्रिलिनी के बारे में ही बता रखा है। सो पहले की सोसाइटी में भी पैट्रिलिनी के सिस्टम को ही फॉलो किया जाता था, इसी को प्रैक्टिस किया जाता था। सो उसी सिस्टम के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो हमें इस टॉपिक में महाभारत की स्टोरी के बारे में बता रखा है। सो जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया कि हिस्टोरियंस अर्ली सोसाइटीज को समझने के लिए, जानने के लिए फैमिलीज को सबसे पहले समझते हैं, फैमिलीज के थ्रू वो अर्ली सोसाइटीज को समझने की कोशिश करते हैं। एंड इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि हिस्टोरियंस किस तरीके से महाभारत के स्टोरी के थ्रू अर्ली सोसाइटीज को समझने की कोशिश करते हैं। सो महाभारत की स्टोरी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, महाभारत की स्टोरी में क्या बता रखा है। सो महाभारत की स्टोरी में हमें ये बता रखा है, महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी है, जो मेन थीम है, उसमें हमें ये बता रखा है कि दो ग्रुप ऑफ कजन हुआ करते थे। पहला है कौरवास एंड दूसरा है पांडवास। हिंदी में इसको कौरव एंड पांडव कहा जाता है। सो ये जो दो ग्रुप ऑफ कजन थे, सो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, इनके बीच में फ्यूड होता है ओवर लैंड एंड पावर। सो लैंड के लिए, पावर के लिए इन दोनों ही ग्रुप ऑफ कजन के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। एंड ये जो दो ग्रुप ऑफ कजन थे कौरव एंड पांडव, सो ये एक सिंगल रूलिंग फैमिली से ही बिलोंग करते थे, दैट इज द कुरु। एंड कुरु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिनेज था, एक वंश था जो कि एक महाजनपद को डोमिनेट भी करता था। सो जब हम लोग महाभारत की स्टोरी के बारे में पढ़ ही रहे हैं देन मैं आप लोगों को महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी है, जो मेन थीम है, उसको और भी अच्छी तरीके से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको महाभारत के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है देन उसको महाभारत का जो मेन स्टोरी है वो समझ में आ जाए, एंड जिसके थ्रू आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो महाभारत के अगर हम मेन स्टोरी की बात करें, सो सबसे पहले महाभारत में हमें दो भाइयों के बारे में बता रखा है। पहला भाई का नाम था धृतराष्ट्र एंड दूसरा भाई का नाम था पांडु। सो धृतराष्ट्र बड़ा भाई था एंड पांडु छोटा भाई था, बट धृतराष्ट्र ब्लाइंड था, यानी कि अंधा था, जिसकी वजह से हस्तिनापुर का जो थ्रोन था, जो राजगद्दी था, वो पांडु को मिल जाता है, जो कि छोटा भाई था। सो पांडु हस्तिनापुर का राजा बन जाता है, बट पांडु की प्री मैच्योर डेथ हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम एज में डेथ हो जाता है। एंड जिस टाइम में पांडु का डेथ होता है देन उसके जितने भी बेटे थे, जिसको 5 पांडव कहा जाता है, सो वो बहुत ज़्यादा यंग थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, जिसकी वजह से पांडु का जो प्लेस था वो उसके बड़े भाई को दे दिया जाता है, दैट इज धृतराष्ट्र। सो पांडु के डेथ होने के बाद धृतराष्ट्र को ही हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है। सो धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे जिनको कौरव कहा जाता था, एंड पांडु के 5 बेटे थे जिनको 5 पांडव कहा जाता था। सो ये दोनों ही जो ग्रुप ऑफ कजन थे ये एक साथ बड़े होते हैं, एंड जब जो 5 पांडव थे वो इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं कि अब वो हस्तिनापुर के थ्रोन को संभाल सकते थे। सो उस टाइम में हस्तिनापुर के जितने भी सिटीजन थे, सो वो इस बात का डिमांड करते हैं कि अब 5 पांडव में से ही किसी एक को रूलर बना देना चाहिए, किसी एक को न्यू किंग बना देना चाहिए हस्तिनापुर का।
बट धृतराष्ट्र का जो बड़ा बेटा था जिनका नाम था दुर्योधन, सो दुर्योधन 5 पांडव से बहुत ज्यादा जेलस फील करते थे एंड दुर्योधन को हस्तिनापुर का नेक्स्ट रूलर बनना था। सो इसकी वजह से ये दोनों जो ग्रुप ऑफ कजन थे, कौरव एंड जो पांडव, सो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है पावर एंड लैंड को लेकर। एंड इसका रिजल्ट क्या निकलता है? सो एट द एंड ये जो कन्फ्लिक्ट था ये एक बैटल का रूप ले लेता है, ये एक युद्ध का रूप ले लेता है एंड इसी को हम लोग महाभारत का बैटल कहते हैं, महाभारत का युद्ध कहते हैं। एंड इस बैटल में कौन विक्टोरियस होता है, कौन जीतता है? सो बेसिकली जो 5 पांडव थे वो इस युद्ध में जीत जाते हैं। सो ये था महाभारत का सेंट्रल स्टोरी, मेन थीम। एंड महाभारत के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैट्रिलिनियन सक्सेशन को प्रोक्लेम किया जाता है। पैट्रिलिनियन सक्सेशन यानी कि पितृवंशीय, दैट मीन्स कि अगर कोई भी किंग है, सो अगर उस किंग का डेथ हो जाता है देन नेक्स्ट जो रूलर बनेगा उस किंगडम का, नेक्स्ट जो राजा बनेगा वो उसका बेटा ही बनेगा। सो इस सिस्टम को पैट्रिलिनियन सक्सेशन का सिस्टम कहा जाता है। सो महाभारत के बाद हमें इसी सिस्टम को देखने को मिलता है हमारे पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसी सिस्टम को प्रोक्लेम किया जाता है। सो ऐसा नहीं था कि जिस टाइम में महाभारत को कंपोज किया गया, इस एपिक को कंपोज किया गया, इस एपिक की कंपोजिशन के बाद से ही हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैट्रिलिनी या फिर पैट्रिलिनियन सक्सेशन देखने को मिलता है। सो ऐसा नहीं था, इससे पहले भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता था। बट जब महाभारत के सेंट्रल स्टोरी में इस चीज़ को दर्शाया गया, सो इसका जो वैल्यू था वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जो आइडिया था ये अगेन री इन्फोर्स हो गया। सो इसी वजह से महाभारत के बाद से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैट्रिलिनियन सक्सेशन को प्रोक्लेम किया गया। ना नेक्स्ट हमें यह बता रखा है कि पैटलिनी के अंडर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सब पैटलिनी के सिस्टम या फिर प्रैक्टिस के अंडर में हमें यह देखने को मिलता है कि जो भी बेटा होता है, सो बेटा का ही अपने फादर के हर एक रिसोर्सेज के ऊपर हक होता है। एक फादर के डेथ होने के बाद उसका जितना भी रिसोर्सेज है, जितना भी प्रॉपर्टी है, सो उन सारे रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी पे उसका जो सन है, उसका जो बेटा है वही क्लेम कर सकता है। एंड इन केस अगर जो पिता होता है वो एक राजा होता है, देन ऐसे केस में जो भी उस राजा का बेटा होगा वही उस किंगडम का नेक्स्ट रूलर बनेगा। सो ये चीज हमें पैट्रिलिनी के सिस्टम में देखने को मिलता है, पैट्रिलिनियन सक्सेशन में देखने को मिलता है। इसमें डॉटर का कोई भी रोल नहीं होता है, डॉटर को अपने फादर के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं मिलता है, कोई भी हक नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सन को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना। नेक्स्ट हमें वेरिएशन के बारे में बता रखा है, यानी कि ये जो प्रैक्टिस था इसमें भी हमें कभी कभार डिफरेंसेस देखने को मिलता था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो पैट्रिलिनी का कंसर्न था, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो सिस्टम था, सो ये रूलिंग फैमिलीज में कोई भी यूनिक बात नहीं था, क्योंकि रूलिंग फैमिलीज में इसी सिस्टम को बहुत पहले से ही प्रैक्टिस किया जाता था। एंड इवन हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो पहला रिलीजियस टेक्स्ट है दैट इज ऋग्वेदा, सो ऋग्वेदा में भी कुछ ऐसे मंत्र लिखे गए हैं जिससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि मेल मेंबर को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था सोसाइटी में। सो सोसाइटी पहले के टाइम पीरियड में भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी एंड आज के टाइम पीरियड में भी ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी ही है। एंड एट द लास्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो एटीट्यूड था, यानी कि ये जो पैट्रिलिनी का सिस्टम था, सो ये में भी उस टाइम पीरियड के जो वेल्दी मैन थे या फिर ऐसे लोग जो कि सोसाइटी में हाई स्टेटस को क्लेम करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स, सो इन सारे लोगों में इस सिस्टम को ज्यादातर फॉलो किया जाता था। सो विद दिस टॉपिक नंबर 2.2 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने महाभारत की स्टोरी के थ्रू ये समझा कि पहले के टाइम पीरियड में पैट्रियार्कल सोसाइटी किस तरीके से हुआ करता था, किस तरीके से पैट्रिलिनी के सिस्टम को ही प्रैक्टिस किया जाता था ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ मैरिजेस। सो इस टॉपिक में हम लोग हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटीज में प्रैक्टिस किए जाने वाले अलग अलग टाइप्स के मैरिजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हमें 4 टाइप्स के मैरिजेस के बारे में बता रखा है। सो जो सबसे पहला टाइप का मैरिज था वो था एंडोगेमी। सो इसमें क्या होता है, सो इसमें एक जो व्यक्ति होता है वो अपने ही यूनिट में शादी करता है, अपने ही यूनिट में मैरिज करता है। एंड वो जो यूनिट है वो एक किन ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि एक फैमिली ग्रुप भी हो सकता है, एक कास्ट भी हो सकता है, या फिर एक ऐसा ग्रुप भी हो सकता है जो कि सेम लोकेलिटी में रहता है, यानी कि एक ट्राइब भी हो सकता है। सो जब लोग अपने ही यूनिट में शादी करते थे, अपने ही फैमिली ग्रुप, कास्ट या फिर अपने ही ट्राइब के ग्रुप में शादी करते थे, देन इसी सिस्टम ऑफ मैरिज को एंडोगेमी कहा जाता था। नेक्स्ट है एक्सोगेमी। सो एक्सोगेमी जस्ट एंडोगेमी का ऑपोजिट होता है। सो जब भी एक व्यक्ति अपने यूनिट के बाहर शादी करता है देन इसी को एक्सोगेमी कहा जाता है, यानी कि जब भी एक व्यक्ति अपने फैमिली ग्रुप के बाहर शादी करता है, अपने कास्ट के बाहर शादी करता है या फिर अपने ट्राइब के ग्रुप के बाहर शादी करता है, देन इसी को एक्सोगेमी कहा जाता है। नाउ
नाउ जो थर्ड टाइप का मैरिज है वो है पॉलीजिनी। सो पॉलीजिनी एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें एक जो मैन होता है, एक जो पुरुष होता है, उसकी बहुत सारी वाइफ्स होती है। एंड फोर्थ टाइप ऑफ मैरिज है पॉलीएंड्री। सो पॉलीएंड्री पॉलीजेनी का जस्ट अपोजिट है। सो ये एक ऐसा प्रैक्टिस था जिसमें एक वेमेन की बहुत सारे हस्बैंड हुआ करते थे। सो इन दोनों टाइप्स ऑफ मैरिजेस में से एक्सोगेमी को एक्सेप्टेड माना जाता था एंड इन दोनों टाइप्स ऑफ मैरिजेस में से पॉलीजेनी को एक्सेप्टेड माना जाता था। इवन अगर आप हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को देखेंगे देन आपको पॉलीजेनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप हमारी हिस्ट्री के किसी भी रूलर का नाम ले लीजिए, सो ज़्यादातर रूलर की बहुत सारी वाइफ्स हुआ करती थी एंड पॉलीएंड्री हमें ज़्यादा कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। कुछ कुछ केसेस में ही हमें पॉलीएंड्री देखने को मिलता है जिसमें एक जो वेमेन होती थी उनके बहुत सारे हस्बैंड होते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी। सो द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, जो 5 पांडव थे। सो वो पांचों ही पांडव द्रौपदी के हस्बैंड हुआ करते थे ना। नेक्स्ट हमें इस टॉपिक में डॉटर्स के रोल के बारे में बता रखा है। सो अभी तक हमने इस टॉपिक में सन के बारे में जान लिया, बेटों के बारे में जान लिया कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, बट अब हमें इसमें डॉटर्स के रोल के बारे में बता रखा है। सो जो सन होते थे, जो बेटे होते थे, वो तो इम्पॉर्टेंट होता ही था फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैट्रिलिनिएज, यानी कि अगर आप अपने वंश को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, देन उसके लिए बेटों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था। बेटों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। अगर बेटा होगा तभी वंश जो है वो आगे बढ़ेगा एंड ये चीज़ हमें आज के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलता है। सो वेरस अगर हम डॉटर्स के रोल की बात करें, सो उस टाइम पीरियड में डॉटर्स को एक दूसरे ही नज़रिए से देखा जाता था। सो उस टाइम पीरियड में डॉटर्स के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता था, कोई भी अधिकार नहीं होता था जिसके थ्रू वो अपने ही हाउस होल्ड के रिसोर्सेज के ऊपर अपना कोई भी क्लेम कर सके। दैट मीन्स कि डॉटर को अपने फादर के प्रॉपर्टी के ऊपर, अपने फादर के रिसोर्सेज के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता था, कोई भी हक नहीं होता था। एंड अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, सो उस टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि एक डॉटर को एक ऐसे फैमिली में हमें शादी करवाना चाहिए जो कि हमारे किन के आउटसाइड में हो, यानी कि हमारे फैमिली ग्रुप के आउटसाइड में हो, हमारे कास्ट या फिर हमारे ट्राइब के आउटसाइड में हो। सो इसी चीज़ को डिजायरेबल माना जाता था। सो एज आई हैव सेड कि एक्सोगेमी का जो प्रैक्टिस था, जो मैरिज टाइप था, उसी को अच्छा माना जाता था। सो उस टाइम पीरियड में ही माना जाता था कि अगर हम अपनी डॉटर की शादी एक ऐसे फैमिली में करवाए जो कि हमारे किन के बाहर हो, सो उसी चीज़ को डिजायरेबल माना जाता था, यानी कि उसी चीज़ को अच्छा माना जाता था, एक्सेप्टेबल माना जाता था। नाउ अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, सो ये जो सिस्टम था इसको एक्सोगेमी कहा जाता था, जिसमें एक व्यक्ति का जो शादी है वो अपने यूनिट से बाहर करवाया जाता था। सो उस टाइम पीरियड में लोगों का ये भी मानना था कि जितने भी यंग गर्ल्स है या फिर जितने भी वेमेन है जो कि बेसिकली ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जिनका सोसाइटी में हाई स्टेटस होता था, सो उस टाइम पीरियड में लोगों का ये मानना था कि गर्ल्स को एंड वेमेन्स को राइट टाइम पे, यानी कि राइट एज में एंड राइट पर्सन के साथ शादी करवा देना चाहिए। एंड अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, सो इसी वजह से कन्यादान का जो बिलीफ है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका भी इमर्जेंस होता है, उसका भी राइज होता है। सो कन्यादान का मतलब क्या होता है कि शादी के टाइम में हमें अपने कन्या को, यानी कि हमें अपनी डॉटर को दान में देना है। एंड इस चीज़ को, यानी कि मैरिज के टाइम में अपने डॉटर को एज ए गिफ्ट देना, सो इस चीज़ को इवन फादर का एक रिलीजियस ड्यूटी भी माना जाता है, एक धर्म भी माना जाता है। सो इसी चीज़ से कन्यादान का जो कॉन्सेप्ट है उसका इमर्जेंस होता है। सो विद दिस हमने डॉटर्स के रोल के बारे में जान लिया कि जिस टाइम में सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, सो उस टाइम में डॉटर्स के पास क्या कुछ राइट होता था या फिर सोसाइटी में डॉटर्स का क्या रोल होता था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि उस टाइम पीरियड में संस्कृत में जितने भी टेक्स्ट को कंपोज किए गए थे, सो आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से ब्राह्मण्स ने संस्कृत के टेक्स्ट को कंपोज किया था। सो जैसे कि हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया था कि हम लोग जिस टाइम पीरियड के सोसाइटी के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर में, सो इसी टाइम पीरियड के बीच में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुए थे, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस के चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। सो उस टाइम पीरियड में, यानी कि 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी CE का जो टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहे थे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे या फिर चेंजेस भी हो रहे थे, और साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड के दौरान हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस हो रहे थे। सो एज वी हैव डिस्कस कि उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ का इमर्जेंस हो रहा था। सो इसकी वजह से जो सोशल लाइफ था, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों का जो लाइफ था, वो धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा था, कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था। सो एज वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट चैप्टर कि उस टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ट्रेड भी हो रहा था। सो जब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड हो रहा था, दैट मीन्स कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, एक दूसरे के साथ अपने प्रोडक्ट को बाय एंड सेल कर रहे थे।
जब लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट से आ रहे थे और एक जगह पे मिल रहे थे, एक जगह पे अपने गुड्स को एक्सचेंज कर रहे थे, गुड्स को एक्सचेंज करने के साथ साथ वे लोग अपने आइडियाज को भी एक्सचेंज कर रहे थे उस अर्बन इन्वायरमेंट में, यानी कि उस अर्बन कंडीशन में। एंड इसी वजह से उस टाइम पीरियड के सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी अर्लियर बिलीफ एंड जो प्रैक्टिसेस थे, उन सारे अर्लियर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर लोग क्वेश्चन करने लगे। लोग ये पूछने लगे कि आखिर हम लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले ये सारे जो बिलीफ एंड जो प्रैक्टिसेस है इसको क्यों फॉलो करें। ये सारे जो बिलीफ एंड जो प्रैक्टिसेस है इसका ऑरिजिन क्या है, क्या ये भगवान के द्वारा दिया गया है या फिर ये सब कुछ कहीं पे लिखा गया है, हम लोग इसको क्यों फॉलो करें। इन सारे बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर लोग क्वेश्चन करने लगे। इन्हीं चैलेंजेस को फेस करने के लिए ब्राह्मण्स ने क्या किया, ब्राह्मण्स ने सोशल बिहेवियर के जितने भी कोड्स थे, यानी कि उस टाइम पीरियड के जितने भी बिलीफ्स एंड जो प्रैक्टिसेस थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो कि दिया गया था कि एक व्यक्ति को किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही ग्रेट डिटेल में लिख डाला। 5th सेंचुरी बीसी के बाद से ब्राह्मण्स ने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ संस्कृत के टेक्स्ट को कंपोज किया जिसको धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास कहा गया। एंड इन सारे संस्कृत टेक्स्ट में उन सारे ही नॉर्म्स को बहुत ही ग्रेट डिटेल में लिखा गया, उन सारे ही कोड ऑफ बिहेवियर को बहुत ही ग्रेट डिटेल में लिखा गया ताकि जो लोग हैं वो अब इन सारे कोड ऑफ बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन ना करें। एंड हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये सारे जो कोड ऑफ बिहेवियर थे ये ब्राह्मण्स के द्वारा तो फॉलो किए ही जाते थे, साथ ही साथ ये सारे जो कोड ऑफ बिहेवियर्स थे ये सोसाइटी में रहने वाले लोगों के द्वारा भी प्रैक्टिस किए जाते थे, फॉलो किए जाते थे ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इन सारे संस्कृत टैक्स में से, इन सारे लीगल टैक्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था वो था मनुस्मृति, जो कि कंपोज किया गया था 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड के दौरान ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जितने भी ब्राह्मण ऑथर्स थे, यानी कि ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने इन सारे संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज किया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वे लोग ये क्लेम करते हैं कि इन सारे संस्कृत टेक्स्ट में जो कुछ भी नॉर्म्स लिखा गया है, जो कुछ भी कोड ऑफ बिहेवियर लिखा गया है, इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यानी कि ये सभी लोगों के लिए वैलिड है। एंड ये सारे जो कोड ऑफ बिहेवियर है, इन सारे कोड ऑफ बिहेवियर को हर एक पर्सन को ओबे करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। एंड जब हिस्टोरियंस ने हमारी अर्ली सोसाइटी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिस्टोरियंस जब भी हमारी अर्ली सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं देन वो किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहते हैं। जब हिस्टोरियंस ने हमारी अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में और भी सोर्सेज से फाइंड आउट किया देन उन्हें ये पता चला कि जो रियल सोशल रिलेशन था वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि इन सारे नॉर्म्स को, इन सारे कोड ऑफ बिहेवियर को पूरे ही सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस किया जाता था। एंड एज वी ऑल नो दैट कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें हमें कितनी ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। ऐसे सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है कि ब्राह्मण का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, वो पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर था। पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग थे वे सारे ही लोग इन सारे कोड ऑफ बिहेवियर को मानते थे। विद दिस हमने इस चीज़ के बारे में भी जान लिया कि आखिर ब्राह्मण्स ने संस्कृत के टेक्स्ट को क्यों कंपोज किया था ना। नेक्स्ट हमें फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बता रखा है। ये सारे जो संस्कृत टेक्स्ट थे जैसे कि धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, इन सारे संस्कृत टेक्स्ट में ब्राह्मण्स ने 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस के बारे में बताया है। इन 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस में से शुरुआत के जो 4 फॉर्म के मैरिजेस थे उसको गुड कंसिडर किया गया है, उसको एक्सेप्ट किया गया है बाय द ब्राह्मण्स। एंड बाकी का जो 4 फॉर्म के मैरिजेस थे उसको कंडेम किया गया है बाय द ब्राह्मण्स, यानी कि उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया है ब्राह्मण्स के द्वारा। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग हो सकता है कि बाकी का जो 4 फॉर्म के मैरिजेस थे वो बेसिकली ऐसे लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किए जाते होंगे जो कि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो कि इन सारे संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ रहता था उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपको अपने हिस्ट्री की बुक में इस टॉपिक में साइड में एक बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स में 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस में से 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे रखा है। अगर आप चाहो देन आप उन सारे 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस के बारे में पढ़ सकते हो। विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.3 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने 4 टाइप्स के मैरिजेस के बारे में जाना जो कि हमारे अर्ली सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता था, फॉलो किया जाता था। उसके बाद हमने हमारी अर्ली सोसाइटीज़ में
डॉटर का जो रोल था उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने कुछ ऐसे रीजन के बारे में जाना जिसकी वजह से ब्राह्मण्स ने संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज किया था। एंड एट द लास्ट हमने 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में जाना। सो लास्ट में हमें फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बता रखा है एंड स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था वो टाइप्स ऑफ मैरिजेस था। सो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।